श्री अकाल, सुप्रभात आप सभी मित्रों को। एक बार फिर से मॉडर्न फिजिक्स में आगे की बात को मैं लेकर आया हूं। आगे की जो क्लास है, आज मैं बातें करूंगा बोर के परमाणु मॉडल की। सबसे पहली बात, मोटी बात यह है कि बोर साहब ने अपना जो परमाणु मॉडल दिया वो आपका 1913 में दिया। ये पहली बात। इसके बाद हम आगे बातें करेंगे। ये तो इन्होंने अपना, बोर भाई साहब ने अपना परमाणु मॉडल दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये भी समझदार थे कि हम भाई, जैसे होता ना कि आगे तभी आप जा सकते हैं जब तक कि आप पीछे की बातों को नहीं जानते। तो ये भाई साहब क्या किए, बोर साहब ने क्या किया कि रदरफोर्ड साहब के परमाणु मॉडल को एक साल तक, उसके परमाणु मॉडल का एक साल तक अध्ययन किया उन्होंने। जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं कि रदरफोर्ड साहब के परमाणु मॉडल में कमी पाई गई। कैसे कमी पाई गई? उन्होंने कहा, रदरफोर्ड भाई साहब ने ये कहा था कि ये आपका भाई नाभिक है, ये परमाणु है और इस परमाणु में यह नाभिक है और उस नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उन्होंने कह दिया कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह किसी भी कक्षा में, किसी भी वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाएंगे और यहीं से भाई साहब क्या हो गए काम से गए। उसमें मैक्सवेल साहब ने अपने वो त्वरित वाला सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि जब ये आपका किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आपका जब चक्कर लगाएगा तो उसी समय मैक्सवेल भाई साहब कह दिए कि भाई यदि कोई आपका आवेश है, यदि वह त्वरित होता है तो लगातार उसे ऊर्जा चाहिए। और त्वरित होने का मतलब भाई इसमें आपका यह गति करेंगे, गति उसमें वेग और दिशा परिवर्तित। जब वेग और दिशा, वेग मान लेते हैं दिशा में तो दिशा परिवर्तित होगा, त्वरण उत्पन्न होगा, श्योर त्वरण उत्पन्न होगा। और जब त्वरण उत्पन्न होगा तो यह ऊर्जा की हानि करेगा और ऊर्जा की जब हानि करेगा तो यह देखिए, मान लेते भाई नाभिक है, यह आपका नाभिक है और इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर कर रहा है, धीरे धीरे इसकी ऊर्जा कम होगी, जैसे ऊर्जा कम होगी वैसे इसकी त्रिज्या घटती जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी कि यह जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक में आ जाएगा और इस नाभिक में आ जाएगा तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, काम तमाम। इलेक्ट्रॉन का काम तमाम। तो मैक्सवेल साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉन का काम तमाम मतलब कि इलेक्ट्रॉन का काम तमाम मतलब परमाणु का काम तमाम। और ऐसा होने में कितना समय लगेगा भाई? 10⁻⁻8 सेकेंड। मतलब कि ये कलम है, ये पेन है, ये पेन मेरे हाथ में आई, जैसे हाथ में वैसे पेन खत्म। 10⁻⁻8 का मतलब क्या है? ऐसे पलक झपकते ही पेन गायब। क्या ये संभव है? सभी लोग जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होता है। तब बोर साहब यहां पे लिख देते, पहले हेडिंग डाल देते, बोर का परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल। बोहर बोलते हैं, BOHR, बोहर। एटॉमिक मॉडल लिख लेते हैं, एटॉमिक मॉडल। ऐसे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, अपना नियम दिया। उन्होंने कहा कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन वह किसी भी कक्षा में चक्कर नहीं लगाएंगे, उनकी कक्षाएं निश्चित होंगी। ऐसे उन्होंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉनों की कक्षाएं निश्चित होंगी। ठीक, और उस निश्चित कक्षा की ऊर्जा भी निश्चित होगी।
दूसरी बात कह दिया उन्होंने, निश्चित जो कक्षा होगी, कक्षा की ऊर्जा क्या होगी, निश्चित होगी। ऐसा मैक्सवेल भाई साहब फिर आने लगे अपनी टांग लगाने के लिए। तो बोर साहब ने कहा अंकल जी आप चुप रहिए, आप बोलने के लायक नहीं। अब बात हुई क्यों यहां पे देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, मॉडर्न फिजिक्स के स्टार्टिंग मैंने बताया था, यहां से आपकी दो फिजिक्स चलती है। एक तो आपकी क्वांटम फिजिक्स जो आइंस्टीन साहब वाली फिजिक्स है, और एक आपकी है क्लासिकल फिजिक्स जो न्यूटन भाई साहब वाली है। तो बोर साहब ने कहा कि आपकी जो फिजिक्स है क्लासिकल फिजिक्स है, और क्लासिकल फिजिक्स की हर बात क्वांटम फिजिक्स में अप्लाई नहीं हो सकती है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्लासिकल फिजिक्स की हर बात क्वांटम फिजिक्स में अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स की अपनी अलग दुनिया और क्लासिकल फिजिक्स अपनी अलग दुनिया है। तो बोर साहब ने मैक्सवेल साहब से कहा अंकल जी आप चुप रहिए, बीच में टांग मत लगाइए। ऐसा उन्होंने ऐसे कह दिया, उन्होंने कह दिया कि ये आपका क्या भाई साहब नाभिक है, और परमाणु में ये आपकी कक्षाएं होंगी, ऐसी कक्षाएं होंगी, ये आपकी ऐसी होगी, एक आपकी ऐसी होगी और एक आपकी ऐसी होगी, ये आपकी एक ऐसी होगी। और इसका उन्होंने नामकरण दिया, इसका उन्होंने कहा कि ये आपका के है, यल है, यम है, यन है। इस पे मैं के यल यम यन इसको बस जानू कि आपका कोष है, इसे सेल कहते हैं। इसके बारे में हम आगे आपसे अच्छी बातें करेंगे, बेहतरीन बातें करेंगे, इसके बारे में हम लोग डीपली जानेंगे। बस इतना जानो कि आपका इसको कोष कहते हैं, के यल यम यन, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन होंगे इन्हीं कक्षाओं में क्या करेंगे भाई, चक्कर लगाएंगे, और इन कक्षाओं की ऊर्जा क्या होगी, निश्चित होगी। इतनी बात ठीक है। अब उन्होंने ये कहा, एक बात इतनी होगी ठीक, और इनकी यहां पे एक और लिख लेंगे कि निश्चित कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है, निश्चित कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है। जैसे मान लेते कि भाई इसकी ऊर्जा क्या है 10 जूल है, इस वाले की भाई 30 है, इस वाले की 50 है, इस वाले की 60, ऐसे इसकी जो ऊर्जा आपकी निश्चित होगी। अब एक बात और समझना है ना, यदि के कोष वाला इलेक्ट्रॉन यदि आपका जाना चाहेगा यल कोष में तो ये जा सकता है, यह जा सकता है, किंतु इसको इस के कोष वाले इलेक्ट्रॉन को यल कोष में जाने के लिए उचित ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और वो उचित ऊर्जा मिलेगी कहां से, इसको हम बाहर से ऊर्जा देंगे, बाहर से हम ऊर्जा देंगे, तब यह वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे, जैसे मान लेते हैं यहां पे इलेक्ट्रॉन है ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां से यह यहां जाना चाहता है, यहां जाना चाहता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, ऊर्जा देंगे, और उतनी ऊर्जा देंगे जितनी ऊर्जा की आवश्यकता इसे है इस वाले में से इस वाले में जाने की। इतना बात समझना, एकदम लॉजिक, मतलब कि बहुत हार्ड नहीं, एकदम सिंपल है, बहुत कुछ है नहीं इसमें, एकदम समझना, ध्यान से समझना कि यदि के कोष वाले इलेक्ट्रॉन यदि यल कोष में जाना चाहता है तो जा सकता है ठीक है। तो यह जा सकता है, जैसे यहां की ऊर्जा के की ऊर्जा क्या है 10, इस वाले के पास 10 ऊर्जा, और यहां पे जाने के लिए 30 की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, हम 20 जूल की ऊर्जा बाहर से देंगे, तो यह वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां उठकर चला जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन इस वाले से इसमें जाएगा तो हम इसको पहले, मतलब के से यल में गया तो इसको हम बोलेंगे उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेज, इसको हम इसको उत्तेजित अवस्था बोलेंगे। और यह इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जाएगा ना, उसके बाद यह फिर वापस लौट आता है, वापस लौटता और रहता है कितना समय तक, 10 के घाते -8 सेकंड तक रहता है, 10 के घाते -8 सेकंड तक रहेगा। उसके बाद आपकी भाई
चलाएगा, अपनी कक्षा में जब चलाएगा, और ये जब अपनी कक्षा में आएगा तो इसको बोलते हैं होम स्टेज, मूल अवस्था। मूल अवस्था। अब इसका मतलब ये नहीं समझिए, मैं बताऊं आपको, एकदम सीधी सी लॉजिक है। जैसे आप अपने घर पे, ठीक है, और आप जाना चाहते हैं मौसी के यहाँ, अपनी मौसी यहाँ, खाला के यहाँ जाना चाहते हैं, मौसी के यहाँ जाना चाहते हैं, तो आपके घर से मौसी का घर मान लेते 40 किलोमीटर दूर। तो भाई साहब 40 किलोमीटर का किराया कुछ लगेगा। मान लेते भाई अपने साधन से जा रहे हैं, तो वहां पे पेट्रोल लगेगा। 40 किलोमीटर मान लेते 1 लीटर आपकी गाड़ी तेल का एवरेज देती है, मान लेते 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 100 रुपये का तेल लगेगा। यदि आप 50 रुपये का, देखो एक बात और समझना है ना, इसको यहां से हमें 20 जूल ऊर्जा देंगे तभी ये जाएगा, 20 जूल ऊर्जा देंगे तब यह वाला यहां से यहां जाएगा। और यदि आप 10 जूल ऊर्जा दे रहे हैं तो यह आपका यहां से ही रहेगा, और यह ऐसी स्थिति नहीं होगी, यह तो आपका धोबी का कुत्ता हो गया, ना घर का ना घाट का। और यदि आपको 100 रुपया न देकर 50 रुपया दे दिया जाए, 50 दे दिया जाए, मौसी घर जाने के लिए आप आधे रास्ते में जाकर रुक जाएंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, होंगे ना ऐसे हैं। तो भाई साहब अब देखो, ये बात तो यहाँ पर होगी, मान लेते 100 रुपया आपको मिल गया और आप अपने घर से चलिए, घर आपका जो मूल अवस्था इसे बोला जाता है, स्टेज, होम ग्राउंड बोला जाता है या होम स्टेज बोला जाता है, और आप यहाँ अपने घर से मौसी के यहाँ गए तो वहाँ पे भाई उत्तेजित अवस्था, मौसी घर चले गए तो उत्तेजित अवस्था में हो गए आप। उसके बाद वहाँ पे कुछ ही समय रुकेंगे, फिर उसके बाद अपने घर पे तो लौटना ही है, क्योंकि आपका भाई अगर कुछ भी होगा, जैसे मान लेते भाई शादी उदी हो गई है, तो भाई अब सीधी सी बात आप लोग जान ही रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो आपका उत्तेजित अवस्था को, उसके बाद फिर आप वहां से आपको लौटना ही है अपने घर की तरफ, अपने मंजिल की तरफ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मूल अवस्था बोलेंगे। इतनी बातें एकदम पक्की, कोई समस्या नहीं। ये बातें यहां तक हो गई, ठीक है। तो ये दूसरी बात हो गई, तीसरी बात हो गई, ये तीसरी बात हो गई। अब हम चौथी बात की बातें करेंगे, ठीक है। चौथी बात करेंगे, ये आपकी एकदम सीधी बात होगी, अच्छी बात। इसको थोड़ा सा हम यहां से हटाते, फिर से गोला बना देंगे। भाई स्मार्ट बोर्ड के चक्कर में पड़े, क्लासें अच्छी होंगी। अब देखना, जैसे अब उनसे पूछा गया बोर भाई साहब से, भाई कौन इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेगा, किस वाले कोष में रहेगा, ये कैसे आप बता सकते हैं, किस कोष में इलेक्ट्रॉन को रहना चाहिए, कहां पे रहेगा। तो बोर भाई साहब भी अच्छे इंसान थे, पढ़े लिखे थे, समझदार थे। उन्होंने कहा कि यह आपका हो गया भाई नाभिक हो गया, परमाणु का हो गया नाभिक, ठीक है। और यह आपका हो गया पहला, दूसरा, और उन्होंने कह दिया कि यह वाला जो है आपका तीसरा है, ठीक है। इसको उन्होंने कह दिया यह आपका के है, यल है, और उसको उन्होंने कह दिया ये वाला यम है, और ये वाला तो यम तो आपको दिख ही रहा है। तो एकदम सीधी सी बात उन्होंने कह दी, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन वही रह सकता है, इलेक्ट्रॉन वही रह सकता है जहां पर उसका कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग h अपान 2 पाई का पूर्ण गुणज हो। भाई साहब आप तो कह रहे होंगे अरे सर जी ये कहां से आ गया, है ना। कोणीय संवेग h अपान 2 पाई का पूर्ण गुणज हो। अब ये पूर्ण गुणज का मतलब क्या हो गया, जैसे आपसे मैं एक उदाहरण दूं, हम कह दिए कि भाई हमें ऐसी संख्या बताओ जो 6 की पूर्ण गुणज हो। तो 6 की पूर्ण गुणज संख्या का मतलब क्या हो गया आपका, 12 हो सकती है, 18 हो सकती है, 24 हो सकती है, 30 हो सकती है,
36 हो सकती है, 42 हो सकती है, 48 हो सकती है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुणे 6, 2 गुणे 6, 3 गुणे 6, 4 गुणे 6, 5 गुणे 6, 7 गुणे 6, ऐसे। ये आपका भाई 6 की गुणज संख्याएं हैं क्या, ये समझे। मतलब कि जैसे आपको, आप कैंपस में गए, हॉस्टल में गए, हॉस्टल में, ठीक है, और वहाँ पे आपको वो हॉस्टल वाला बोल दिया कि आपको भाई वही रूम मिल सकता है जो आपका 3 का पूर्ण गुणज हो, 3 का या 4 का पूर्ण गुणज हो। तो 4 का पूर्ण गुणज का मतलब आप क्या कर सकते हैं, अब मतलब कह दिया कि आप उसी में रह सकते हो जो कमरा 4 का पूर्ण गुणज हो। तो 4 का पूर्ण गुणज हो जाने का मतलब आप 4 में रह सकते हैं, 8 में रह सकते हैं, 12 में रह सकते हैं, 16 में रह सकते हैं, 20 में रह सकते हैं, 24 में रह सकते हैं, लेकिन आप 5, 6, 7 में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि ये 4, 5, 6, 7 जो है वो आपका 4 का पूर्ण गुणज है नहीं। आप 9 में भी नहीं रह सकते, आप 11 में नहीं रह सकते, आप 14 में नहीं रह सकते, ऐसी बात। तो कहने का मतलब यह जो इलेक्ट्रॉन वहीं पे रह सकता है जहां पे इसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। कहने का मतलब भाई यह आपका होगा, यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा तो यह आपका होगा h/2π। यदि यहाँ पे रहेगा तो 2h/2π, यहाँ पे रहेगा तो 3h/2π, और यहाँ पे रहेगा तो 4h/2π। ऐसा, ये बातें समझ में कुछ, मतलब इलेक्ट्रॉन वहीं पे रह सकता है जहां पे इसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। ये बातें मक्खन, ठीक। जहां n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे, कोई दिक्कत। आगे चले, अब कोणीय संवेग की बातें करते हैं। कोणीय संवेग कक्षा 11 के फिजिक्स में आप पढ़ चुके होंगे, कोणीय संवेग क्या होता है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको। भाई साहब देखिए, भाई काला अक्षर भैंस बराबर कुछ तो पढ़ के आया कीजिए आप 11 में, है ना। 11 में जब तक कुछ नहीं पढ़ेंगे तब तक मजा नहीं आएगा 12 की फिजिक्स पढ़ने में। देखिए, यदि यम द्रव्यमान का कोई आपका पिंड है, r मीटर की त्रिज्या में, v वेग से क्या कर रहा है भाई, गति कर रहा है। यम द्रव्यमान का कोई पिंड r मीटर की वृत्तीय पथ पर, r मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर v वेग से गति कर रहा, तो उसका जो कोणीय संवेग होगा, यह कोणीय संवेग उसका हो जाएगा यम v r इक्वल टू n इंटू h/2π। एक सीधी बात, इसको बोल देते हैं सीधी बात, नो बकवास। इतनी बात है, ठीक है। अब मजा आएगा आगे, इसको हम एक कर लेते, समीकरण नंबर 1 कर लेते, ठीक है। ये नंबर 4 हो गया। 5वां, मोटी बात क्या है। 5वां देखो, नाभिक है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो एक बात समझना, ये मान लेते हैं भाई, इसको हटा देते हैं, ये आपका हो गया नाभिक हो गया। नाभिक में आप जानते हैं कि प्लस होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पे इलेक्ट्रॉन माइनस है। तो नाभिक में आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या आपकी क्या होती है, जेड होती है। तो इस नाभिक पर आवेश क्या हो जाएगा, जेड ही हो जाएगा। नाभिक पर आवेश क्या हो जाएगा आपका, जेड ई हो जाएगा, ठीक। तो जब नाभिक पर आवेश आपका जेड ई हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन इसके
चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अब जब चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते तो उन्होंने कहा कि जो रदरफोर्ड भाई साहब ने कहा है ये बात सही है, एकदम सही है, क्योंकि उसकी बात को, रदरफोर्ड साहब की बात को ए बोर साहब ने एकदम कॉपी किया था। तो ये जो आपका इसकी और इसके बीच जो लगने वाला आपका वैद्युत आकर्षण बल है, यह इसके आकर्षण करने के काम में नहीं आता है, बल्कि यह इलेक्ट्रॉन को घुमाने में कार्य आता है, मतलब अभिकेंद्र बल की तरह कार्य करता है। ये बात आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इनके बीच जो लगने वाला स्थिर वैद्युत बल है, यह अभिकेंद्र बल की तरह कार्य करता है, यह इसको घुमाने का कार्य करता है। इतनी बात है। एक मिनट थोड़ा सा, भाई साहब चाय वाले ने क्या चाय बना दी है। बात समझे कि नहीं? इनके देखो प्लस माइनस, प्लस आवेश माइनस आवेश, इनके बीच जो आपका स्थिर वैद्युत बल है यह अभिकेंद्र बल की तरह कार्य करता है, इसको घुमाने के कार्य में आता है। तो इन्होंने कह दिया कि इनके बीच जो आपका स्थिर वैद्युत बल है, यह आपका स्थिर वैद्युत बल Fe अभिकेंद्र बल की तरह कार्य करता है, Fc। और आप एक बात और जानते हैं कि अभिकेंद्र बल क्या होता है। अभिकेंद्र बल यदि आपका देखिए एक बार फिर से समझिएगा, यदि कोई पिंड r मीटर त्रिज्या की वृत्तीय पथ पर v वेग से गति करे, जिसका द्रव्यमान क्या हो भाई आपका यम हो, तो उस पे लगने वाला जो आपका अभिकेंद्र बल होता है वो आपका होता है mv² अपान आपका r होता है। ये आपका अभिकेंद्र बल होता है। और दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, कूलाम भाई साहब ने कह दिया था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान r², जहां K आपका क्या भाई नियतांक है। 1/4πε0 कह सकते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 1/4πε0। ठीक, अभी इसको यहीं पे रह देते हैं, K ही लिख देते हैं, इक्वल टू Fc मतलब mv² अपान r। ऐसा हो जाएगा। हम कुछ नहीं करते, हम क्या करते, यहां से एक r को कैंसिल कर लेते हैं, ये वाला r है ना, इस r को इस r से कैंसिल कर लेते हैं। ठीक, या आपका हो जाएगा mv², ब्लैक मार्क कर ले भाई, मार्कर चेंज कर ले, मजा आएगा। ये आपका हो जाएगा mv² इक्वल टू K इंटू Q1। Q1 यहाँ पे क्या भाई ZE है, ZE। Q2 क्या भाई आपका E है, -E। और इस इलेक्ट्रॉन को आवेश आपका जानते हो 1.6 × 10⁻⁹। ये हो गया आपका mv² इक्वल टू K इंटू ZE इंटू E अपान R। या आपका हो जाएगा v² इक्वल टू हो जाएगा आपका K इंटू ZE² अपान mr, समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। ऐसा हो गया। ठीक, और समीकरण नंबर 1 देखिए भाई, ये आपकी सीधी बात, नो बकवास है ना, इसमें आपका समीकरण नंबर 1 दिखाई दे रहा है। हम क्या कर लेते हैं, यहां से इसको ट्रांसफर कर लेते हैं उस तरफ, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। समीकरण नंबर 1 यहां पे लिख लेंगे हम, इस सीधी बात को हटा देते हैं, यहां से इसको हटा देते हैं, डेरिवेशन करना है हमें। लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या भाई आपका, ये दिया है mvr इक्वल टू NH अपान 2π। हम कर लेते हैं v इक्वल टू मिल जाएगा आपका
एच अपान 2 पाई इंटू एम इंटू आर। हम दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं, लिख देखिए दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो आपको हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, नीचे का भी हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू आपका आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 3 कर लेते, कोई दिक्कत? ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 में वी स्क्वायर, समीकरण 3 में भी वी स्क्वायर, ये दोनों आपका लेफ्ट हैंड साइड आपका इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर आपका के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपान एम आर। ऐसा जो कटपिट रहा काटपिट देते हैं, कटने वाला तो सिर्फ आपका ये एक दिखाई दे रहा है, ये वाला इससे कटेगा और ये वाला इससे कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब कोई दिक्कत नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, यहां से इस आर को उठा लेते हैं, वहां पर कर लेते हैं, इस आर को उठा के वहां पर कर लेते हैं। तो जब आर को उठाकर वहां पर करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, देखिएगा आर बराबर आपका क्या हो जाएगा, आर बराबर आपका हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एम इंटू के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर। थोड़ा सा 1 मिनट, ठीक, ये ऐसा हो जाएगा। ये तो आपका आर हो गया। अभी आपका यहां पे एक के दिखाई दे रहा है, इसका मान होता है, क्या होता है भाई साहब, के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो आपको आर बराबर मिलेगा, यहां से भाई साहब ब्लैक वाला मार्कर अब यूज करते हैं, आर बराबर आपका हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 अपान 4 पाई स्क्वायर इंटू एम इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर। 1 पाई इस पाई से कैंसल, 4 से कैंसल, तब आपको आर बराबर क्या मिलेगा भाई, आर बराबर आपको मिल जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। दिखाई दे रहा है कि नहीं, 1 मिनट, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा इसको कॉर्नर में ले देते हैं, यहाँ पे लिख दें, आपको आर बराबर मिल जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0 अपान पाई जेड ई स्क्वायर अपान एम ए इंटू एम। बोहर साहब का परमाणु, बोहर साहब का परमाणु मॉडल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भी आपके डेरिवेशंस है एकदम महत्वपूर्ण है, पेपर में ये समझिए कि छपेगा, ठीक है। तो आगे की क्लास आप लोगों से नेक्स्ट आप लोग को आगे मैं वेग के बारे में बताऊंगा, वी क्या होता है, वेग क्या होता है, किस वेग से गति करेगा, ठीक है। तब के लिए बाय। और भी तो ये आपका अब रिवीजन होगा, आपका फर्स्ट मतलब कि आपका अब स्टार्ट से बोर्ड एग्जाम आपका आने होने वाला है, अप्रैल में जो भी होगा आप लोग का बोर्ड एग्जाम हो जाने वाला है। तो अब रिवीजन कराने वाले हैं, तो रिवीजन के लिए जैसे मैं क्या करता हूँ, कोई भी बात होती है कि मैं डीपली बताता हूँ,